धन्यवाद माननीय देवेंद्रजी. आपण आपल्या व्याख्यानामध्ये पालखेडच्या लढाईचा उल्लेख केला. आपल्याला सांगायला मला आनंद होत आहे की बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या वतीनं येत्या काही महिन्यात पालखेडच्या भूमीवरती राष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक आम्ही निर्माण करतो आहोत. त्यासाठी आपले आशीर्वाद आम्हाला हवे आहेत. अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि माननीय अमित भाई हमें संबोधित करें. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान अजित पवार जी, मेरे साथी मंत्री, पुणे के ही जनप्रतिनिधि श्री मुरलीधर माहौल जी, पुणे के ही जनप्रतिनिधि और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं. सबसे पहले आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं. पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है. 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक तक, अटक से कटक तक पहुंची. और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय आया, तब सबसे पहला सिंह गर्जना तिलक महाराज ने की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. और वीर सावरकर ने यही महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कर सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया. और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा. कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि कैसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा. वो आज हमारा एनडीए.
पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं। मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई, आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति, जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं, और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा? मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव, और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं, और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी इसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा, वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा।
आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे तब धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। और श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तांजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जो शिवाजी महाराज का कल्पना था, वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर, हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यासु देश और विदेश के सेनानियों ने उनके युद्ध कौशल के लिए ढेर सारी बातें करी हैं। मगर सिर्फ युद्ध कौशल की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुंदेलखंड तक, गुजरात तक, तंजावुर तक, मध्य प्रदेश तक, ये सारी स्थान से स्वराज की लौ जलाने के बाद वहां पर इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, धार में पवार, बड़ौदा में गायकवाड़,
गोविंद पंत को बुंदेलखंड में, हर जगह चिमना जी का सहयोग लेकर प्रशासन को भी प्रस्तापित करने का काम किया और एक लंबे समय तक आजादी की लौ जलती रहे, इस प्रकार का काम उन्होंने किया। और मैं तो कलाकारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बाजीराव पेशवा की इस प्रतिमा को अश्वारूढ़ बनाया है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव पेशवा के लिए काफी कुछ लिखा है, मगर एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता, बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ है। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा है। शनिवारवाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन, कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के भी बचे हुए कालखंड में, पूरा जीवन तो युद्ध में गया, जो 4 माह बचता था उसमें भी उन्होंने कई सारे सुधार के काम भी किए। और मित्रों, मैंने ढेर सारे ईस्वीसन 1500 के बाद हुए युद्धों को बहुत डिटेल पढ़ा है। मैंने कहीं पर भी ऐसी सेना का वर्णन नहीं सुना जिसमें एक सिपाही और 3 घोड़े की व्यवस्था थी। हर जगह पर घुड़सवार होते थे, एक घोड़ा और एक सिपाही। श्रीमंत बाजीराव की सेना में एक सिपाही पर 3 घोड़े होते थे। घोड़ा थकता था, आराम करता था, सिपाही आगे बढ़ता रहता था और आश्चर्यजनक रीत से बिजली की तरह दुश्मनों पे वो टूट पड़ते थे। उनकी त्वरा से अच्छे अच्छे पराजित हुए। मैं सोच ही नहीं सकता कितनी विकट परिस्थितियों में इतने फैले हुए मकड़ जाल को भेद कर एक के बाद एक 41 युद्धों में कोई कैसे सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे। उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ, अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया, मगर आजीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे। हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा और अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया। श्रीमंत बाजीराव की वीरता और महानता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा दस्तक देने लगती है तो मुझे हमेशा बाल शिवाजी और श्रीमंत बाजीराव की विचार आता है और निराशा
कोसों दूर चली जाती है कि अगर इतनी विपरीत स्थिति में वो लोग ये कर पाए तो हमारा तो दायित्व है। अब सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता है। शिवाजी महाराज की कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। स्वराज के लिए जब संघर्ष करने का समय था तब संघर्ष किया। स्वराज को टिकाने के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी सेना और हमारा नेतृत्व जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। परंतु स्वराज के साथ साथ महान भारत की रचना भी शिव छत्रपति की ही कल्पना है। एक ऐसे भारत की रचना जो आजादी की शताब्दी जब मनाए तब 2047 में हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना ये हम सबका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ, समर्पण और बलिदान, ये तीनों की प्रेरणा लेने के लिए कोई उत्तम व्यक्तित्व हमारे इतिहास में है तो श्रीमंत बाजीराव पेशवा है। आज मैं हृदयपूर्वक वो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको ये विचार आया कि पुणे की ये एकेडमी में श्रीमंत बाजीराव की अश्वारूढ़ प्रतिमा का स्थापना किया जाए। मैं एनडीए को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आने वाले समय के हमारे सेनापतियों और योद्धाओं को बाजीराव पेशवा के जीवन कवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका दे दिया गया। मैं विनय जी को भी कहना चाहता हूं कि विनय जी, आपने माइक में कहा कि भारत के सभी भाषाओं में ये इतिहास को भावानुवाद कर कर भारत की हर भाषा के बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप सुझाव दे रहे हैं, मुझे लगता है सब लोग सुझाव ही देंगे तो होगा क्या। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप ही शुरुआत करिए तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी, ये सूत्र जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे हजारों साल पुरानी संस्कृति में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो हजारों साल तक हमें प्रेरणा दे सकते हैं। वो इतिहास को हमारे युवाओं के लिए, हमारे योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराना ये बहुत जरूरी है। फिर से एक बार इस मूर्ति की स्थापना के लिए जिन जिन का योगदान रहा है, आर्थिक योगदान रहा है, कलाकारों का योगदान रहा है, एनडीए का योगदान रहा है, वो सभी को मैं बहुत मनपूर्वक आभार मानकर मेरी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।